हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे अपने घर पे तो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रहे होंगे। गाइस, बेसिकली ये है हमारा 5th चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। हम लोगों ने जाना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसका कुछ थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी कि कैसा रहा 1935 से 40 का पीरियड कैसा था, 42 से 1950 तक कैसा रहा, क्रिप्स मिशन के बारे में जाना था, कैबिनेट मिशन के बारे में जाना था। और आज हमें डिस्कस करने वाले थे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक ऐसी असेंबली है जिसे फॉर्म किया गया था ओनली फॉर द पर्पस टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सिर्फ एक ही मकसद था उसका कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ठीक है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो कैसे हुई देखते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गॉट अंडरवे एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो सबसे पहला अगर मुद्दा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो था कैबिनेट मिशन के प्लान के मुताबिक। ठीक है। लेकिन कंट्री के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जो इंडिया में जितनी पॉपुलेशन थे उन सब लोगों को इंक्लूड करके इलेक्शन करवाए और एक नई सरकार बनाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाए। इतना टाइम नहीं था कंट्री के पास। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, पार्टीशन भी हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और वो सब की बातें चल रही थी। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। और तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कैसे बनाई? देयरफॉर इट इज़ डिसाइडेड that the elected members of provincial legislature of July 1946 election should elect the member of constituent assembly। ये रीज़न था उसका कि जो प्रोविंस है, जैसे आप समझ लो कि अभी इंडिया में उस दिनों पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसा करा कि जो भी सारे स्टेट्स हैं, जो भी सारे प्रोविंसेस है, समझ लो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, ऐसे जो राज्य हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी सरकार चल रही थी। तो क्यों ना उसी सरकारों में से कोई कोई लोगों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनाएं। और इसी वे में जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उन्होंने ही इलेक्ट किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे। ठीक है। और इस वे में एक 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें से 292 लोग कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। 4 बिलोंग टू प्रोविंस अंडर ब्रिटिश हाई कमीशन एंड 13 वेर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मतलब कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ से 292 लोग थे। 4 बिलोंग टू प्रोविंस अंडर द ब्रिटिश हाई कमीशन। कौन सी? मुंबई, मतलब कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी एंड एक थी, आप कह सकते हो शायद ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाली। ठीक है। तो ये जो 4 थी, ये चारों की चारों ब्रिटिश हाई कमीशन माना जाती थी। ठीक है। और उसके बाद 13 थे जो प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो राजा महाराजा वाले स्टेट थे, वहाँ से लोग आए हुए थे, 13 लोग। अब ये वर्क कैसे करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कैसा था कि 9 दिसंबर 1946 को, डेट याद रख लेना गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया है पूरी, वो यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है। जिसमें 207 लोग प्रेजेंट थे। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बॉयकॉट किया था। क्यों? क्योंकि उन जो हमारे जो मुस्लिम लीग थे उसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहते थे कि सेपरेट पाकिस्तान बने। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया था? बॉयकॉट किया था। ठीक है। और उसके चेयरमैन कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। क्यों बने? क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे और इसी वजह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया। ठीक है। उसके बाद ऑन 13 December पंडित जवाहरलाल नेहरू presented a resolution expressing high constitutional ideas and aspirations of people which K.M. मुंशी यानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी called प्रिंसिपल की ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। मतलब कि उन्होंने जो एक रिजोल्यूशन पास किया जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है। जो आप पढ़ते हो ना, आप लोगों ने सुना होगा प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल क्या है? ये प्रीएम्बल
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडर्न स्वरूप है, ठीक है। उसका आप कह सकते हो कि मॉडर्न जो आइडिया है प्रीएम्बल, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ठीक है, जो कि 13 दिसंबर को 1946 को किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था, ठीक है। उसके बाद एक 29 अगस्त 1947 को 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। कितने लोगों की? 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर आम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर आम्बेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और इस कमेटी ने क्या किया? इस कमेटी ने वर्ल्ड के बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे पूरे वर्ल्ड के, यूएस है, फ्रांस, जापान, फिर यूके है, फिर कनाडा है, इन सब देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए थे ऑलरेडी, उसका अभ्यास किया। और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो निकाल सकती थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई, ठीक है। मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 7 से 8 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी अच्छी बातों से बनाया गया एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ये जो था वो सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल, इंडिया की सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से जो अच्छी चीज़ें थी वो उन्होंने अपनाई और उसका एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। ये तो हो गई ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटिंग। लेकिन उसके साथ बहुत सारी छोटी मोटी कमेटीज़ भी बनी थी, जिसमें आप कह लो कि स्पेशल कमेटी, प्रोसेस कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, कमेटी फॉर सेंट्रल पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, कमेटी फॉर माइनॉरिटी राइट्स, कमेटी फॉर सुप्रीम कोर्ट, कमेटी फॉर फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। ये सारी कमेटीज़ भी बनी थी। छोटी मोटी कमेटी है, आप इसे याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाबा भीमराव आम्बेडकर थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे, क्योंकि डेफिनेटली हमें पता है कि उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने फ़ाइट किया था हमारे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और उनका जो है आप कह सकते हो कि चेयरपर्सन भी थे। ये 3 जिस कमेटी में होते थे उस कमेटी के डायरेक्टली वो चेयरमैन बन जाते थे। और उन लोगों का जो कह सकते हो कि आप एक वर्चस्व भी था पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, ठीक है। मेजर पॉइंट जो है हमारे प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ये जो 7 लोग हैं ना गाइस, ये जो 7 लोग आपको यहाँ से यहाँ तक, ये 7 लोग क्या थे? ये 7 लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर, वो जो कह सकते हैं ना आप मेंबर्स। कौन थे? सबसे पहला डॉक्टर आम्बेडकर, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, टी कृष्णमाचारी, सर BN राव, KT शाह, महावीर त्यागी, HN कुंजरू, जयपाल सिंह एंड श्रीमती दुर्गाबाई, ठीक है। ये जो 4 नाम देखे ना आपने, वो 4 नाम नहीं थे, ठीक है। ये जो 4 नाम आप देख रहे हो वो डायरेक्टली ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे, लेकिन वो आउटसाइडर की तरह से वो काम कर रहे थे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बेसिकली ये जो KT शाह तक जो है, डॉक्टर अम्बेडकर से KT शाह तक, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितने दिन लगे थे? उसको बनने में मतलब कि जो उसका ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट तैयार होने में कितना टाइम लगा था? ड्राफ्ट तैयार होने में 165 डेज एंड 12 सीटिंग्स लगी थी, ठीक है। और एक्चुअल प्रोसेस कितने में ख़त्म हुई थी? 114 दिनों में, ठीक है। और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसका डिस्कशन, उसको वोटिंग, उसका जो आप कह सकते हो कि आप क्रिटिसिज्म, और ये जो सारी थी, वो जो सारी चीज़ों के बाद एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनता है। वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। यहाँ पे 18 है, लेकिन गाइज एक्चुअली वो 17 डेज थे, ठीक है। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। करीब करीब 3 साल जितना समय लगा था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना लेंथीएस्ट पूरी प्रोसेस रही होगी, ठीक है। और कुछ 64 लाख जितना जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा खर्चा हुआ था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग 3 रीडिंग्स। मतलब याद रखना 3 रीडिंग्स हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और तीनों रीडिंग्स में डिस्कशंस हुए थे, वोटिंग्स हुआ था और सब क्रिटिसिजम्स भी हुआ था। और फाइनली जो 3rd रीडिंग था उसको ख़त्म करके 26 नवंबर 1949 के दिन
हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली तैयार कर लिया था, ठीक है, और एनफोर्स कर लिया। लेकिन उसको लागू कब किया गया? उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और जो 24 जनवरी 1950 है, उस दिन जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्हें ही इंडिया का फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट माना गया, ठीक है। मतलब इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर कोई बने हैं तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और कब बने? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उन्होंने जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट बिल था, उस बिल को क्या कर दिया? साइन कर दिया। और वो बिल साइन होने के बाद क्या बन गया? साइन होने के बाद वो बिल बन गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और आज तो ये संख्या शायद 400 के ज़्यादा आर्टिकल्स है हमारे, और टोटल 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। टोटल 12 शेड्यूल्स है और 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्योंकि उसके ओरिजिनल फॉर्म में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और उस दिन भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। रिटर्न फॉर्म का वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ठीक है। और उसको ऑफिशियली प्रोमलगेट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ऑन द सेम डे वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि देयर इज़ नो किंग एंड देयर इज़ नो पीपल इन इंडिया, नाउ ऑल आर किंग एंड ऑल आर पीपल, ठीक है। मतलब क्या था उनका कहना कि अब इंडिया में कोई राजा नहीं है और कोई प्रजा नहीं है, क्योंकि अब क्या है, अब सारे के लोग राजा है और सारे लोग प्रजा है। मतलब किंग और पीपल, सिटीजन्स से एक हो गए, और अब कोई राजा बचा नहीं, अब कोई प्रजा भी नहीं बचा, किसी का किसी पे शासन नहीं चलेगा, और किसी का जो है किसी पे शासन नहीं चलेगा। और साथ ही साथ जो भी सर्वोपरि होगा वो कौन होगा? भारत का बंधारण सर्वोपरि होगा। मतलब कि आज भी अगर हम लोग कहते हैं कि मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा ये हूँ, ये वो हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। मतलब नो डाउट प्रैक्टिकल लाइफ में वो है, लेकिन जो राजाशाही है कि किसी एक इंसान का पूरी प्रजा पे, पूरे भारत पे राज होगा, वो निकल गया है अभी, ठीक है। जैसे मुगल्स थे, जैसे मौर्यास थे, जैसे अंग्रेज़ लोग थे, ब्रिटिश इंग्लिश थे लोग, वो अब नहीं रहा, ठीक है। अब जो भी है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये कुछ था प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरी इस वे में आप एक बार गाइज अपने हिसाब से भी इसमें नोट बनाना, ठीक है। अपने हिसाब से भी नोट बनाना इसकी, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा और एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहला है रिटर्न एंड डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हस्तलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कि बहुत कम डेमोक्रेसीज में मिलता है। हमारी डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी ने इसे अपनाया है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और इज़राइल के भी कुछ जो अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, उन लोगों की भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस तो है, लेकिन हमारे जितने बड़े नहीं हैं, ठीक है। एज इंडिया हैज़ अडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक मैक्सिमम केयर इन फ्रेमिंग इट। क्योंकि हम डेमोक्रेसी है तो हमें हर एक व्यक्ति के राइट्स का सम्मान करना होगा, उसको समझना पड़ेगा। और इसी के रिगार्डिंग बहुत लंबा समय चला गया था, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। और जो है द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म। वेस्टर्न लिबरलिज्म ये एक पॉलिटिकल साइंस की पूरी एक ब्रांच है, ठीक है। और उन दिनों में उसका नया नया जन्म हुआ था। मतलब वो लोग बहुत ही इन्फ्लुएंस थे लिबरलिज्म्स के, वेस्टर्न लिबरलिज्म्स के। इसीलिए उन्होंने जो राइट्स है, ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, ये सब कुछ फ्रेम करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह दी है, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा डॉक्यूमेंट है,
वो सबसे लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद वेरी लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन,